दोस्तों तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2013 प्राइवेट की जो है क्लोजिंग एंट्रीज करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम ऑलरेडी जो है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना चुके हैं, ठीक है। उन दोनों वीडियोस की मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप जो है डिस्क्रिप्शन से जाके वो देख सकते हो, ठीक है। तो आज की जो इस वीडियो में हम मतलब आज की जो ये वाली वीडियो है, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग एंट्रीज सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे गिवन है कि भाई क्लोजिंग एंट्रीज डालो जर्नल में, ठीक है। तो जर्नल का हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेट बना हुआ है, ठीक है। सैयद सन्स क्लोजिंग एंट्रीज और यहाँ पे आएगा आपका सन नंबर, टाइटल ऑफ अकाउंट्स, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। अब देखो क्लोजिंग एंट्रीज क्या होती हैं। क्लोजिंग एंट्रीज में हम एक टेम्परेरी अकाउंट खोलते हैं जिसका हम नाम देते हैं एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, ठीक है, या इनकम समरी भी आप उसको कह सकते हो, ठीक है। कोई इसमें कोई इशू या कोई बुराई नहीं है, ठीक है। सो क्या होता है कि अब हम उस टेम्परेरी अकाउंट के अंदर दो चीज़ें क्लोज कर रहे होते हैं, हमारे तमाम एक्सपेंसेस। अब जब मैं कहता हूँ कि एक्सपेंसेस तो इसका मतलब कि कॉस्ट, जितनी भी कॉस्ट और जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। कॉस्ट किससे एसोसिएट करती है। अब कॉस्ट इन चीज़ों से एसोसिएट करती है जैसे आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया, ठीक है। या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को जो भी चीज़ें जो है बना रही हैं या बढ़ा रही हैं, ठीक है। जैसे परचेजेस हो गए, परचेजेस की वजह से मेनली जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ जाती है, ठीक है। परचेजेस और जो मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग होती है जो बिगिनिंग की होती है, ठीक है। और वो बिगिनिंग की कैसे होती है, क्योंकि वो इस साल की बिगिनिंग होती है, जो इसलिए इस साल से जो गुजर चुका है साल, जैसे प्रीवियस ईयर है, उसकी जो वो एंडिंग होती है, ठीक है। तो जैसा कि आप इनकम स्टेटमेंट में देखते हैं कि हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मर्चेंडाइजिंग ओपनिंग उठाते हैं, फिर उसके ऊपर उसके अंदर जो है परचेजेस ऐड अप कर देते हैं, और अगर परचेज रिटर्न या परचेज डिस्काउंट होता है तो ऑब्वियसली वो लेस हो जाता है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उससे जब हम सम करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है। अब ये जो टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जितना भी गुड्स जो कि अवेलेबल था सेल करने के लिए, अब इसमें से सेल आउट कितना हुआ, ये हम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। ये हम इस तरह कंप्यूट कर सकते हैं कि हम देखेंगे कि हमारे पास कितना गुड बच गया, ठीक है। तो ये हमें बताया जाता है कि हमारे पास जो मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री एंडिंग है वो कितनी पड़ी हुई है। तो वो यही चीज़ होती है कि कितना गुड आपके पास बच गया, ठीक है। तो आप देखते हो कि जो मेरे पास जो तमाम इन्वेंट्री थी या तमाम मर्चेंडाइज था सेल करने के लिए, उसमें से इतना बच गया, तो उसका मतलब कि कितना सेल हो गया, जो मैं ऑब्वियसली जो जितना बच गया मैं उसको उतने से माइनस कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना सेल हुआ, ठीक है। या जो सेल हुआ उसकी कॉस्ट मुझे क्या पड़ी, ठीक है। तो वो चीज़ें हम जो है एज अ कॉस्ट मानते हैं उसको, और वो चीज़ें एक्सपेंस आउट हो जाती हैं, यानी कि हम उनको भी एक्सपेंस अकाउंट से एक्सपेंस अकाउंट के साथ लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो इनकम समरी के अंदर एक्सपेंसेस क्या करते हैं, इनकम समरी को घटा देते हैं। इनकम समरी एक रेवेन्यू अकाउंट है, और एक्सपेंसेस जो है वो एक एक्सपेंस मतलब जितने भी एक्सपेंसेस वो है ओब्वियसली एक एक्सपेंस अकाउंट है, ठीक है। जैसे कि या कॉस्ट कोई भी कॉस्ट हो गई, ठीक है। जैसे रॉ मटेरियल जैसे मर्चेंडाइज ओपनिंग, ठीक है, या सैलरीज एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, यूटिलिटी बिल्स, ठीक है। ये तमाम एक्सपेंसेस जो हैं ये तमाम चीज़ें भरने पर डेबिट होती हैं और घटाने पर ये हम इनको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। ये बेसिक क्रेडिट डेबिट रूल तो आपको ऑब्वियसली पता होगा। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि जितनी भी कॉस्ट हैं, ठीक है, या जितने भी कॉस्ट और एक्सपेंसेस हैं वो हमारी इनकम समरी को घटाएंगी, ठीक है। जैसे कि क्योंकि ऑब्वियसली हम जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तभी भी वो यही करते हैं कि हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है फॉर्म की उसको घटा देते हैं ये कॉस्ट और दूसरे एक्सपेंसेस, ठीक है। और क्या चीज़ इंक्रीज करती है, हमारी रेवेन्यूज़, ठीक है। या ऐसी चीज़ें जो कि हेल्प करती हैं हमारी कॉस्ट को मिनिमाइज करने में, ठीक है, या कॉस्ट में से लेस हो जाती हैं, जैसे मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री एंडिंग हो गया, ठीक है, या जैसे हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, या जैसे मैं और एग्जांपल सोच रहा हूँ। सो ये एक और चीज़ है, जैसे परचेज रिटर्न हो गए, ठीक है, परचेज डिस्काउंट हो गए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें क्या होती है, ऐसी चीज़ें क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हुई होती हैं, तो ऑब्वियसली वो परचेजेस को कम कर देंगी। जब परचेजेस कम होंगी तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कम आएगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम इनको जो है वो ये चीज़ें जो है वो हेल्प आउट करती हैं हमारी इनकम समरी को बढ़ाने में, ठीक है। और इनकम समरी एक रेवेन्यू अकाउंट है और एक टेम्परेरी अकाउंट है। फिर ये लेटर ऑन इनकम समरी जो है वो क्लोज हो जाता है एक परमानेंट अकाउंट में, जिसको हम कहते हैं रिटेन अर्निंग। अगर कॉर्पोरेशन के लिए आप बना रहे हो तो ठीक है, अगर सोल प्रोप्राइटर के लिए बना रहे हो तो ये कैपिटल अकाउंट में क्लोज होगा, ठीक है। तो चलें स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले हम
हम तमाम एक्सपेंसेस उठाएंगे, ठीक है, एक्सपेंसेस और कॉस्ट्स, ठीक है। और इनकम ऑब्वियसली जब एक्सपेंसेस और कॉस्ट जो है इनकम समरी से डिडक्ट होंगी या इनकम से निकलेंगी तो हम उनको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। लाइक जैसे एक्सपेंस जब भी होता है तो आप उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। अब एक्सपेंस को किसी और अकाउंट में शिफ्ट करना है, जैसे इनकम समरी के अकाउंट में शिफ्ट करना है, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, एक्सपेंस को जो है क्रेडिट साइड पे लिखोगे और एक्सपेंस की जो अमाउंट होगी वो आप इनकम समरी से चार्ज कर लोगे, ठीक है। यानी कि इनकम समरी जब भी बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है और इनकम समरी जब भी घटता है तो वो डेबिट होता है। तो एक्सपेंस अगर होता है तो इनकम समरी कम होगा, ठीक है, यानी कि उसको डेबिट करेंगे हम, ठीक है। तो इनकम समरी को मैं यहाँ पे ऑलरेडी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आ गई इनकम समरी, इनकम, ठीक है। ये मैं नेक्स्ट टाइम जो है ये वीडियो पॉज करके करूँगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो अब हम ढूंढेंगे हमारी एक्सपेंसेस और कॉस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी जो कॉस्ट आ रही है वो है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग, ठीक है, क्योंकि मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री बिगिनिंग क्या कर रहा है, ये हेल्प आउट करता है हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बढ़ाने में, ठीक है। अगर आपको याद होगा कि मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री में हम ऐड करते थे परचेजेस, फिर लेस करते थे एंडिंग इन्वेंट्री, तब आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती थी। अगर एंडिंग इन्वेंट्री हम नहीं लेस करें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी और ज़्यादा बढ़ के आएगी, ठीक है, क्योंकि एंडिंग इन्वेंट्री जब हम इसमें से लेस करते तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हमारी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बढ़ा रही है तो उसका मतलब कि कॉस्ट है, ठीक है, हमारी कॉस्ट है। तो कॉस्ट और एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया था कि हम क्लोज कर देते हैं एक टेम्परेरी अकाउंट में जो कि इनकम समरी का अकाउंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बिगिनिंग की मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री लिख लेंगे, ठीक है। तो ये मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री हमने बिगिनिंग की लिख ली। अब देखते हैं कि ये कितने की है, ये है 6500 की, ठीक है। तो 6500 यहाँ पे हम क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे, ठीक है। अब ये क्या शो कर रहा है कि मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री खत्म हो गई 6500 और ये कहाँ 6500 कहाँ शिफ्ट हो गए, हमारी इनकम समरी में, ठीक है। और ये इनकम समरी को घटा रहे हैं क्योंकि इनकम समरी जब भी ये एज अ रेवेन्यू अकाउंट जब भी बढ़ेगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो इस सूरत में अगर ये डेबिट हो रहा है तो उसका मतलब ये कम हो रहा है, ठीक है, इनकम समरी अकाउंट। और किसकी वजह से कम हो रहा है, मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री बिगिनिंग की वजह से, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास, एक तो ये मर्चेंडाइजिंग बिगिनिंग आ गया, प्रीपेड शॉप रेंट ये नहीं आएगा, ठीक है। और क्योंकि हम ये एसेट है, ठीक है, प्रीपेड शॉप रेंट इज अ एसेट, ठीक है। हम यहाँ पे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस ढूंढ रहे हैं, ठीक है, और कॉस्ट रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स इक्विपमेंट नहीं, परचेजेस आएंगे, ठीक है। परचेजेस, बिकॉज परचेजेस क्या आपकी कॉस्ट है, वो एडअप हो जाते हैं आपकी मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग में, ठीक है। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट है आपकी, तो परचेजेस कितने के हैं 20,000 की, तो हम इसको भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि परचेज हमने रिकॉर्ड कर लिए 20,000 के। अब हम नेक्स्ट अपना एक्सपेंस या कॉस्ट ढूंढते हैं, ठीक है। फिर आपके पास है ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, दिस इज योर एक्सपेंस, ठीक है, 2000, ठीक है, 2000 आपका ये एक्सपेंस है। लेकिन ये इस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने से पहले आप एडजस्टिंग जरूर देख लें, क्योंकि एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि ऑफिस सप्लाईज अनयूज्ड यानी कि 500, 2000 की टोटल एक्सपेंस होनी थी, उसमें से 500 बच गई, यानी कि टोटल एक्सपेंस कितने की हुई 1500 की, ठीक है। नहीं समझे कोई मसला नहीं, लेट मी जस्ट यहाँ पे मुझे बनाने दो। देखो ऑफिस सप्लाईज आप लेकर आए थे टोटल, ऑफिस सप्लाईज समझो, ये ऑफिस सप्लाईज लिखा हुआ है, ऑफिस सप्लाईज आप टोटल लेकर आए थे 2000 की, ठीक है। अब एट द एंड ऑफ द मंथ आपको पता चला कि आपके पास ऑफिस सप्लाईज 500 रुपये की बच गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑफिस सप्लाईज अनयूज्ड यानी कि वो ऑफिस सप्लाईज जो कि यूज्ड नहीं हुई, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो यूज्ड नहीं हुई तो आपको आप उसको एक्सपेंस आउट तो नहीं करोगे ना। तो कितनी एक्सपेंस आउट हुई आपकी, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, तो ये आ गया 1500। 1500 की ऑफिस सप्लाई जो आपकी क्या हो गई यूज्ड, ठीक है, यानी कि उनको आप एक्सपेंस आउट कर दोगे, ठीक है। तो ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस आपका टोटल कितना क्या आया, कितने का आया, 1500 का आया, ठीक है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये ऑफिस सप्लाईज 1500 की रिकॉर्ड कर ली। अब हम नेक्स्ट हमारी एक्सपेंस देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास है सैलरीज एक्सपेंस है कितने के, 14,000 के, ठीक है। 14,000 की सैलरीज एक्सपेंस है। अब यहाँ पे देखेंगे कोई इसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट तो नहीं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखी हुई है 3000। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब होता है सैलरीज पेएबल, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज पेएबल एज अ लायबिलिटी क्यों यहाँ पे आएगी, क्योंकि जब आप लायबिलिटी की एंट्री बनाओगे तो आप कैसे बनाओगे, आप क्या करोगे, अब मैं यहाँ पे इसे बना लेता हूँ। देखिए ये सैलरी, समझिए सैलरी पेएबल है, ठीक है। सैलरीज पेएबल यहाँ पे जब भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो सैलरीज पेएबल जब भी बढ़ेगा तो आप इसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, ठीक है। तो ये सैलरीज पेएबल 3000 से क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन इसके अगेंस्ट आपको डेबिट भी तो कुछ करना है ना, तो आप डेबिट क्या करोगे, सैलरीज एक्सपेंस, ठीक है। ये वो एक्सपेंस है जो कि नेक्स्ट महीने पे होगा, यानी कि इस महीने पे नहीं होगा, अभी पेएबल है, ठीक है। तो 3000 की
सैलरीज एक्सपेंस आपका यहाँ पर है, ठीक है। अब ये वाला जो सैलरीज एक्सपेंस है ये भी डेबिट साइड पे है, और यहाँ पे आप देखो यहाँ पे लिखा है डेबिट बैलेंसेस, ठीक है। तो ये वाला सैलरीज एक्सपेंस भी आपका डेबिट साइड पे कितने का 14,000, तो ये वाला 14,000 और ये 3,000 आपस में एडअप होके यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं सैलरीज एक्सपेंसेस, तो ये कितने हो जाएंगे 14,000 प्लस 3,000 17,000, ठीक है। तो 17,000 हमारा सैलरीज एक्सपेंस है। अब हम नेक्स्ट हमारी कॉस्ट या एक्सपेंस के पास आ जाते हैं। तो सैलरीज एक्सपेंस हो गई और मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ठीक है, आई मीन मिसलिनियस एक्सपेंसेस, ठीक है। मिसलिनियस एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि पेटी यूजुअली हम जो है पेटी कैश बुक पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो मिसलिनियस एक्सपेंसेस कितने के हैं 1500 के, ठीक है। तो इसको भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि एडजस्टमेंट में कहीं मिसलिनियस एक्सपेंसेस की कुछ बातचीत तो नहीं हुई। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट्स में मिसलिनियस एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग कोई भी एंट्री गिवन नहीं है, ठीक है। तो हम इसको एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पर मिसलिनियस एक्सपेंसेस से, ठीक है। तो ये मिसलिनियस एक्सपेंसेस भी आ गए। अब हम हमारे नेक्स्ट कॉस्ट या कोई एक्सपेंस ढूंढते हैं, ठीक है। तो फिर से ये आ गए हम क्वेश्चन पे वापस, और अब हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पे डेबिट साइड पे ये तमाम चीज़ें तो है वो रिकॉर्ड हो चुकी हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है यहाँ पे सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस, ठीक है। अब देखो सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस क्या होता है। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस अगर आप याद करो तो ये सेल्स में से माइनस होता है, ठीक है। तो सेल्स में से माइनस हो रहा है, इसका मतलब कि हमारे रेवेन्यू को कम कर रहा है। ऑब्वियसली सेल्स क्या है, हमारा रेवेन्यू अकाउंट है, ठीक है। सेल्स जब भी बढ़ता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, और रेवेन्यू ऑब्वियसली जब भी कोई भी रेवेन्यू बढ़ता है तो आप उसको क्रेडिट करते हो, ठीक है। तो सेल्स भी आपका जो है वो एक तरीके से आपकी रेवेन्यू को कम कर रहा है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या कर रहा था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी रेवेन्यू को कम कर रहा था ऑब्वियसली। तो सेल्स रिटर्न भी आपकी रेवेन्यू को कम कर रहा है, तो इसका मतलब कि ये भी एक कॉस्ट है, ठीक है। तो ये एक कॉस्ट है, तो इसको भी हम क्लोज कर देंगे किसमें, इनकम समरी में, ठीक है। तो चलें क्लोज करते हैं, और सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस के रिगार्डिंग कोई एडजस्टिंग नहीं, तो उसको भी हम एज इट इज ही रिकॉर्ड कर लेंगे क्रेडिट साइड पे, ठीक है। क्योंकि अब ये डेबिट साइड पे इसका मतलब कि ये सेल्स रिटर्न अलाउंस 2000 से ओपन हुआ है, खुला हुआ है, हमने इसको क्लोज करना है किसमें, इनकम समरी में, ठीक है। तो उसको डेबिट साइड से उठा के पकड़ देंगे, मतलब लिख लेंगे क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सेल्स रिटर्न अलाउंसेस हमने यहाँ पे भी रिकॉर्ड कर लिया। अब हम हमारी नेक्स्ट एक्सपेंस या कॉस्ट ढूंढते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सपेंस और कॉस्ट यहाँ पे हमारी डेबिट साइड पे तो तमाम हो चुकी हैं, ठीक है। कॉस्ट और एक्सपेंसेस आपको ऑलवेज डेबिट साइड पे मिलेंगे, क्योंकि ये जब भी बढ़ते हैं तो हम इसको डेबिट करते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी एक्सपेंस को उठा लो, ठीक है, सैलरीज एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस, या मिसलेनियस एक्सपेंसेस, या कोई भी एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है। तो जब कोई भी एक्सपेंस होता है वो हमेशा बढ़ता है, ठीक है। एक्सपेंस को अभी भी आप कम होते हुए एक्सपेंस को नहीं देखोगे, ठीक है, अनटिल अनलेस को ऐसे एक्सपेंसेस जो आप ऑलरेडी एडवांस में पे कर चुके हो, ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं कि हमारी एडजस्टमेंट में कोई ऐसा एक्सपेंस तो नहीं जो कि हमसे टेक आउट, ठीक है। सो प्रीपेड शॉप रेंट वॉज 1000, ठीक है। हमने शॉप रेंट यहाँ पे लिखा, तो शॉप रेंट हमने यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है। तो इससे हम देख लेते हैं कि भाई शॉप रेंट कितना था, प्रीपेड शॉप रेंट था 4000, ठीक है। यानी कि ये जो, अच्छा एक चीज़ बताना भूल गया मैं, ये जो डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंस लिखा होता है नहीं, बेसिकली ट्रायल बैलेंस होता है आपका। ट्रायल बैलेंस में आपके पास क्रेडिट साइड के बैलेंसेस होते हैं, और फिर आपके पास डेबिट साइड के बैलेंसेस होते हैं, ठीक है। और ये जो यहाँ पे जो डेटा गिवन होता है ना, जो यहाँ से लेके इस साइड से लेकर यहाँ तक का डेटा जो होता है, यहाँ तक का डेटा, ये आपके प्रायर पीरियड्स का होता है। प्रायर पीरियड्स का होता है मतलब, अब देखो ये यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है December 31, 2012, यानी कि ये जो December 31, 2012 का ये वाला डेटा है, और इससे जो प्रायर मंथ है, प्रायर मंथ का मतलब होता है कि पिछले के मंथ, जैसे ये दिसंबर, ये वाला अगर दिसंबर का तो ये हो जाएंगे आपके नवंबर, अक्टूबर, इससे भी अगर पीछे चले जाओ तो मार्च, जून, जुलाई, या आपके फरवरी के महीने के, ठीक है। तो ये वहाँ का डेटा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब एंडिंग डेटा जो ये आखिरी वाला डेटा होता है, ये बता रहा होता है कि भाई शुरू में आप इतने लेकर आते हैं, एंड में इतने बच गए, ठीक है। तो एंड में मतलब समझो ये एंड वाला डेटा है, ठीक है। अब देखो शुरू में यहाँ पे प्रीपेड रेंट, शॉप रेंट था 4000, ये आपका एसेट है, ठीक है। प्रीपेड शॉप रेंट यानी कि आपने एडवांस में जो है शॉप का 4 महीनों का पैसा भर दिया, रेंट भर दिया, ठीक है, या उसकी लीज पेमेंट कर लिया आपने। लेकिन अब एडजस्टमेंट में यानी कि December 31, 2012 का आपको पता चला कि प्रीपेड शॉप रेंट सिर्फ 1000 रुपये का रह गया, यानी कि 1 महीने का रह गया, 3 महीने का
ख़त्म हो चुका है, ठीक है, क्योंकि ये 3 महीने आपने गुजार लिए, ठीक है। अब जैसे आप गुजारते गए 3 महीने, आपका जो प्रीपेड रेंट था वो कम होते गया, ठीक है। जो यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप 4 महीने के लिए रहते हो कोई, आई मीन कोई हाउस वगैरह रेंट पे लेते हो, और फिर उस हाउस होल्ड में आप 3 महीने तक रह लेते हो, तो ऑब्वियसली 3 महीने का आपको बोलोगे कि ये एडवांस खत्म हो चुका, आप 1 महीने का सिर्फ बच गया, ठीक है। तो इनके साथ भी कुछ यही सीन है। 4,000 में से 1,000 माइनस कर लो, क्योंकि 4,000 का भी रेंट नहीं रहा। 4,000 का ये जो रेंट था, जो प्रीपेड रेंट था, ये एसेट एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यानी कि आप फिर 3,000 से उसको एक्सपेंस आउट कर दोगे, ठीक है। तो चलें इसको हम 3,000 से एक्सपेंस आउट कर लेते हैं। यहाँ पे हम रेंट एक्सपेंस लिखकर इसको 3,000 से एक्सपेंस आउट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमने यहाँ पे रेंट एक्सपेंसेस लिख लिए 3,000 की। अब हम देखते हैं कि हमारा और कोई कॉस्ट या एक्सपेंस तो नहीं रह गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ है बैड डेट वॉज इंक्रीज बाय 300 रुपीज़, ठीक है। अब देखो बैड डेट कितने थे, ठीक है। तो बैड डेट आपको यहाँ पे क्रेडिट साइड पे मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि बैड डेट क्या है, ये काउंटर अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट है, आई मीन काउंटर अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट, जो कि अकाउंट रिसीवेबल्स को कम कर देता है, ठीक है। अलाउंस ऑफ बैड डेट, अब ये अलाउंस ऑफ बैड डेट कितना है, 500 रुपीज़, ठीक है। अब अलाउंस ऑफ बैड डेट क्या होता है, ये अक्यूमुलेटेड बैड डेट्स होते हैं, यानी लाइक जमा होते रहते हैं। जैसे जनवरी में इतना था, फरवरी में इतना हो गया, तो मतलब समझे जनवरी में जो है 100 रुपये था, फरवरी में भी 100 रुपये था, तो अलाउंस ऑफ बैड डेट कितना हो जाएगा, 200 रुपये, ठीक है। यानी कि ये पायर मंथ के जमा होते हुए आते रहते हैं। पायर मंथ यानी कि जो प्रीवियस गुजर चुके मंथ्स, महीने, ठीक है। सो उसका जो जमा हुआ जो होता है ना बैड डेट, उसको हम कहते हैं अक्यूमुलेटेड या अलाउंस ऑफ बैड डेट, ठीक है। अब ये वाला जो लिखा है ना बैड डेट, ये है दिसंबर का बैड डेट, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये वाला जो बैड डेट है वो हो गया इंक्रीज बाय 300, यानी कि जो अलाउंस ऑफ बैड डेट है वो 300 से इंक्रीज हो गई 800 रुपये हो गया। ये जब मैंने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी तब मैंने ये समझाया हुआ था, ठीक है, थोरली समझाया हुआ था। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। ज़्यादा ऐड वगैरह भी नहीं डाली हुई है, खाली बस शुरू में ऐड डाली हुई है, बस मतलब बीच में ऐड वगैरह तक नहीं करेगी आपको, और ना ही इस वीडियो में कर रही होगी। सो चलें वापसी आ जाते हैं हमारी बैक टू द वर्क, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो है आपकी, आई मीन सॉरी यहाँ कहाँ चला गया, बैड डेट्स जो है वो इंक्रीज हो गए थे 300 से, यानी कि टोटल बैड डेट एक्सपेंस कितना था, मतलब कितना आएगा, 800 रुपये, ठीक है। सॉरी नो, एक्चुअली 800 रुपये ये जाएगा अकाउंट रिसीवेबल से कटेगा, ठीक है। क्यों अलाउंस ऑफ बैड डेट आप अकाउंट रिसीवेबल का काट रहे हो, यहाँ पर आप सिर्फ जो है आपकी क्लोजिंग एंट्रीज कर रहे हो दिसंबर की, ठीक है। दिसंबर में 300 रुपये बैड डेट आया, तो उसका मतलब कि 300 रुपये आप लिखोगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम बैड डेट 300 रुपीज़ लिख लेते हैं। तो लेट मी जस्ट पॉज द वीडियो, ठीक है। तो ये बैड डेट एक्सपेंस जो हमने 300 की लिख लिए, और अब हम हमारी नेक्स्ट एक्सपेंस या कॉस्ट पे आ जाते हैं। तो हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी हम रिकॉर्ड कर चुके। फिर है डेप्रिसिएशन ऑन सेल्स फॉर इक्विपमेंट रिसोर्स एस्टिमेटेड 1500, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका एज इट इज़ ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है हमारा, ठीक है। तो ये हमने अपना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा आपके पास कौन सी एक्सपेंस और या एक्सपेंस या कॉस्ट रह गई। तो इसके अलावा आपके पास कोई भी एक्सपेंस या कॉस्ट नहीं रही, ठीक है। एवरीथिंग हैज़ बीन रिकॉर्डेड। तो अब हम क्या करेंगे कि इन तमाम रकमों को प्लस करके हमारी इनकम समरी की जो रकम है डेबिट साइड पे वो लिख लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है, बैलेंस्ड होता है। तो हमें ये इनकम समरी की अकाउंट अमाउंट भी पता चल जाएगी, ठीक है। सो ये आ गया कैलकुलेटर, और अब हम करते हैं कैलकुलेट, ठीक है। तो सबसे पहले 6,500, देन वी हैव 20,000, देन वी हैव 1.5 मीन्स 1,500, ठीक है। अब मैं ऐसे क्यों कैलकुलेट करता हूँ, इससे क्या होता है कि डबल ज़ीरो की मिस्टेक नहीं होती, ठीक है। फिर हमारे पास है 17,000, ठीक है। फिर हमारे पास 1.5, देन वी हैव 20,000, देन वी हैव 3,000, देन वी हैव 0.3, एंड ये मैंने गलती से 20 लगा ली, एक्चुअली 2,000 है यहाँ पे। हम इसको 20 को हटा के 2 कर देते हैं, ठीक है। सो 2,000 प्लस 3,000 प्लस 0.300, ठीक है। देन यू हैव 1.5, ठीक है। तो जब हम इसको सम करेंगे, यानी कि इज इक्वल टू का बटन दबाएंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 53,300, ठीक है। तो हम यानी कि हमारी इनकम समरी कितनी आ रही है, नेगेटिव में 53,300, ठीक है। अब ये नेगेटिव में है, ठीक है, नेगेटिव में मतलब माइनस में।
तो माइनस में क्यों है, क्योंकि इनकम सम इज़ अ रेवेन्यू अकाउंट। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये रेवेन्यू अकाउंट होता है और उसकी हम ट्रीटमेंट भी है, ट्रीटमेंट भी जो होती है इसकी रेवेन्यू, एक रेवेन्यू अकाउंट की तरह होती है, ठीक है। यानी कि जब एक रेवेन्यू अकाउंट बढ़ता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, और जब एक रेवेन्यू अकाउंट घटता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो इस सिनेरियो में ये घट रहा है और आपके पास इनकम समरी कोई पहला क्रेडिट साइड पे कुछ खुला हुआ नहीं था, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका ये नेगेटिव अमाउंट आ गई 53,300, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारी रेवेन्यू और ऐसी चीज़ों पे जो कि रेवेन्यू को हेल्प करती हैं इंक्रीज़ होने में, ठीक है, या कॉस्ट को जो है वो घटाती हैं, एक्सपेंसेस को घटाती हैं या कॉस्ट को घटाती हैं, ठीक है। तो आपके पास ये वाली चीज़ें मिलेंगी आपको क्रेडिट साइड पे, ठीक है। जैसे सेल्स रेवेन्यू आ गया, ठीक है, डायरेक्ट रेवेन्यू है। परचेज डिस्काउंट हो गया, ठीक है। कमीशन इनकम हो गया। अकाउंट्स पेबल ये लायबिलिटी ये नहीं आएगी, ठीक है। सो अलाउंस पे ये भी नहीं आएगा। और इसके अलावा यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट कुछ करनी पड़ेगी, जैसे कमीशन अर्नड है, ठीक है, इसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेल्स रेवेन्यू, ठीक है। तो सेल्स रेवेन्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई सेल्स रेवेन्यू आपकी 45,000 की। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने इसको डेबिट साइड पे क्यों रिकॉर्ड किया, क्योंकि हमने क्या करना है, इसको क्लोज करना है। क्लोज करना है क्या मतलब, ठीक है, जितने से खुला हुआ है उतने से उठा के उसको पकड़ के बंद कर दो। यानी कि जैसे लेट सपोज अगर कोई चीज़ है जो कि खुली हुई है क्रेडिट साइड पे, तो उसको क्लोज कैसे करोगे, आप उसको उठा के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दोगे, तो ये क्रेडिट साइड से जब डेबिट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी तो उसका मतलब कि ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि सेल्स रेवेन्यू एज अ रेवेन्यू अकाउंट जब भी बढ़ता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं और जब भी घटेगा तो हम उसको डेबिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे घट रहा है तो हम उसको ऑब्वियसली डेबिट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अलावा देखते हैं कि हमारे पास कौन सा ऐसा अकाउंट है जो कि या तो फिर हमारी कॉस्ट को कम कर रहा है या एक्सपेंसेस को कम कर रहा है या तो फिर रेवेन्यू को बढ़ा रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर किसी कॉस्ट को कोई अकाउंट कम करता है तो ऑब्वियसली वो इनडायरेक्टली रेवेन्यू को इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास आ गया परचेज डिस्काउंट, ठीक है, 1,500 का। उसके रिगार्डिंग कोई भी एडजस्टमेंट नहीं, तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगी, तो इसको हम लिख लेते हैं। तो ये आ गया आपका परचेज डिस्काउंट। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा हम आपके पास कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि रेवेन्यू में आएगी, ठीक है, या ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इनडायरेक्टली रेवेन्यू को बढ़ा रही है बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट, ठीक है, या बाय रिड्यूसिंग द एक्सपेंसेस। सो इसके अलावा है आपके पास, यहाँ पे हम देख लेते हैं कमीशन इनकम कितनी है, 4,000, और यहाँ पे आपके पास कमीशन अर्नड है 1,000, ठीक है। तो मतलब कि कमीशन इनकम हुई आपको 4,000 की। अब अर्नड क्या होता है बेसिकली, अब पहले ये बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो आपको ना, आप कोई किसी बंदे को कोई सर्विसेज देते हो या आप जनरली जो है सर्विस प्रोवाइड करते हो, लेट्स सपोज कि आप टीचिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हो। अब एक बंदा आया, उसने आपको एडवांस में कुछ 4-5 महीने की फ़ीस दे दी, ठीक है। तो क्या वो पैसे आप क्या बोलोगे कि ये मैंने अर्न कर लिया, ठीक है, या ये मेरा रेवेन्यू है? तो ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि आपने अभी तक इसके अगेंस्ट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं किए, तो सर्विसेज पेबल हैं। तो इसका मतलब कि जो पैसा आपके पास आया है वो आपका अर्न कैश है, ठीक है। तो यही चीज़ जो है वो कमीशन रेवेन्यू में भी हो रही है या यहाँ पर भी हो रही है, जो कि देख पा रहे हो अब यहाँ पे कमीशन इनकम 4,000 है, यानी कि पैसा 4,000 था और उसमें से जो आपका 1,000 है वो अर्नड है, यानी कि आपने अभी तक नहीं कमाया। तो कितना कमा लिया आपने, या कितना रेवेन्यू हो गया आपका 3,000 का, ठीक है। तो अब हम कमीशन इनकम को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं 3,000 से, ठीक है। तो ये कमीशन इनकम भी आ गई। अब हम चीज़ें जो कि या तो कॉस्ट को कम कर रही है या तो एक्सपेंसेस को कम कर रही है, क्योंकि ये डायरेक्टली इनका रेवेन्यू को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, या तो फिर डायरेक्ट रेवेन्यू को बढ़ा रही है या डायरेक्ट रेवेन्यू है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री एंडिंग है 3,000। अब याद करो, चले जाओ इनकम स्टेटमेंट के पास, अब याद करो कि जो मर्चेंडाइजिंग एंडिंग थी उसको वो क्या होती थी, वो लेस होती थी हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री में और परचेजेस में से लेस होती थी हमारी, यानी कि वो ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेजेस क्या कंट्रीब्यूट कर रहे थे, ये कॉस्ट टू गुड्स सोल्ड में कंट्रीब्यूट कर रहे थे। और जो मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री एंडिंग है, क्योंकि ये लेस हो रही थी तो इसका मतलब इसका नेगेटिव कंट्रीब्यूशन था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, ठीक है। तो इसका मतलब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को घटा रही है, और जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को घटाएगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा, ठीक है। तो यानी कि इनडायरेक्टली हेल्प कर रही है रेवेन्यू को बढ़ाने में, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम इसको भी यहाँ पर क्लोज करेंगे, ठीक है, इनकम समरी में। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री 3,000, ठीक है। तो ये भी हमने रिकॉर्ड कर लिए। अब हमारे पास और कुछ है नहीं, ठीक है, इसके अलावा, तो क्योंकि हमने पूरा जो है वो क्वेश्चन गो थ्रू किया और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यानी कि बस यही हमारे पास कुछ ऐसे अकाउंट्स है जो कि इनकम समरी को बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी वजह से इनकम समरी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगी, ठीक है। तो हम इनकम समरी यहाँ पे लिख लेते हैं। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट दी इनकम समरी, ठीक है। सो लेट मी जस्ट गेट माई कैलकुलेटर। तो ये आ गया कैलकुलेटर। तो अब हम मेरा ही वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे, 45 + 1.5 + 3 + 3 अगेन,
तो कितना हो गया, ये हो गया 52,500, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 52,500, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारी इनकम समरी कितनी है, या माइनस में या प्लस में, ठीक है। तो इनकम समरी हमारे पास जो नेगेटिव में है वो कितनी है, -53.3, ठीक है। ये नेगेटिव में है, ठीक है, इनकम समरी, क्योंकि डेबिट साइड पे है। और जो दूसरी इनकम समरी ये क्रेडिट में, तो इसका मतलब कि पॉजिटिव में है, तो प्लस कर देंगे हम इसको 52.5 से, ठीक है। तो कितने हो गए हमारी, ये हो गया हमारे पास 0.8, यानी कि 800 रुपये का हमें लॉस से, ठीक है। तो जो कैपिटल के अंदर अमाउंट जाएगी, या आई मीन कैपिटल के अंदर अमाउंट नहीं जाएगी, बल्कि कैपिटल से अमाउंट निकलेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब हम लॉस में, तो लॉस की भरपाई कौन करेगा, सोल प्रोप्राइटर करेगा। सोल प्रोप्राइटर ने देखी अपनी शीटें उठा के देखी, बाबा ये तो लॉस हो गया मुझे 800 रुपये का, तो अब क्या करेगा वो, अपनी बिजनेस में से, अपने कैपिटल में से इस लॉस की भरपाई करेगा, यानी कि पैसे निकाल के इस लॉस को कंपनसेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास रेवेन्यू इनकम समरी में लॉस हुआ है, ठीक है। तो इनकम समरी जो है आप उसको यहाँ पे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे, ठीक है, इनकम समरी, ठीक है, कितने से, 800 से, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ पे हम क्या दिखाने हैं, अब हम दिखाने कि हम लॉस की जो है भरपाई कर रहे हैं किससे, कैपिटल से। क्योंकि आपको पता है कि कैपिटल जब भी बढ़ता है तो हम उसको आई मीन क्रेडिट करते हैं, और जब भी घटता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल घट रहा है क्योंकि इनकम समरी में लॉस हुआ कितने का, 800 का, ठीक है। सो दिस इज इट, ये हो गया। और मैं इसको जो है पूरा आपको दिखा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से शुरू किया था और ये पूरा यहाँ तक, ठीक है। सो हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज, एंड we'll be seeing each other in next video inshallah soon.